किस कर्व में ज्यादा है, कर्व नंबर 1 में या कर्व नंबर 2 में? स्कैटरनेस में, मींस के वैल्यूज कितना ज्यादा फैली हुई है, दूर दूर है एक दूसरे से, वो ज्यादा स्कैटरनेस कर्व 2। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कर्व नंबर 2 में अगर मैं इसको वेरिएंस ऑफ 2 कहती हूँ, सेकंड कर्व का वेरिएंस, और ये कर्व 1 का वेरिएंस है, तो इन अदर वर्ड्स यहाँ देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सेकंड कर्व का वेरिएंस इज मच हायर देन द वेरिएशन इन द फर्स्ट कर्व। सो ये दो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं, एक तो मीन और दूसरा वेरिएंस, जो इस कर्व की कहानी आपको कंप्लीटली डिफाइन कर देते हैं। आपको याद होगा कि व्हेन यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि एक्स वेरिएबल बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वेरिएबल के दो पैरामीटर्स थे, एक था नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल्स या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस, और दूसरा था प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये दो पैरामीटर्स थे, इस इंफॉर्मेशन के बगैर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ जो है ना उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मेरा वेरिएबल, माय वेरिएबल फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये सारा मतलब है कि सिमेट्रिकल है वो, कोई उसमें स्क्यूनेस नहीं है। अगर मेरा वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, जो कि रैंडम वेरिएबल है, पहला पॉइंट कि कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा पॉइंट कि एब्सेंस ऑफ स्क्यूनेस है। सो मेरा वेरिएबल अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है तो दो पैरामीटर्स यहाँ पर भी हैं, द फर्स्ट वन इज मीन एंड द सेकेंड वन इज वेरिएंस। तो जहां कहीं साइलेंटली आपको लिटरेचर में लिखा हुआ नजर आए कि एक्स वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, 7 इज रिटन हेयर एंड 9 इज रिटन हेयर, तो आपको पता होना चाहिए कि 7 इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन है और ये जो 9 लिखा हुआ है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है। सो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी जाए आपसे तो वो आपने 3 आंसर देने कि 3 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो दिस इज अंडरस्टूड कि हमेशा फर्स्ट प्लेस पर मीन लिखा होगा और सेकंड प्लेस पर वेरिएशन लिखी हुई होगी। अब ये दो पैरामीटर्स हैं हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है, ये चीज भी आपने याद रखनी है। अब जो हमारा वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस हो जाता है ना, उसके लिए अगर आपको याद हो कि हम एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व कैलकुलेट करने के लिए मैथ्स में इंटीग्रेशन करते हैं। So if I am asking you कि A is here, any point, and B is here, any other point, ये continuous variable था, function ये continuous है, और आप ये जो एरिया है ना ये कैलकुलेट करके बताएं। सो जाहिर है कि इस कर्व की कोई ना कोई इक्वेशन होगी, कर्व की उस इक्वेशन को हम f of x कह देते हैं। सो आप क्या करेंगे कि एरिया इन बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करने के लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन ए एंड बी, ये हमने मैथ्स में किया था, ठीक है। सो इट्स एरिया बिटवीन ए एंड बी। हमारी जो भी इक्वेशन दी हुई होगी, हमारा जो फंक्शन होगा, हम उसको उस बताई हुई डोमेन पे इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट द एरिया फॉर दैट डोमेन। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में आपने याद रखना है कि कर्व में दो पॉइंट्स पर बताया हुआ ये जो एरिया होता है ना, इसी को हम कहते हैं दिस इज प्रोबेबिलिटी। ये जो डेंसिटी होती है ना कर्व की, इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स आपने ये याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ द कर्व इज द प्रोबेबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने जहन में रखना है, बिकॉज थ्रू आउट दिस चैप्टर आपको पॉइंट्स बताए जाएंगे, उन पॉइंट्स में आपने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। बट फॉर श्योर हम बार बार इंटीग्रेशन तो नहीं करेंगे, हम जनरलाइज प्रोसीजर जो हमें बताया हुआ है कि टेबल हमें बना बनाया मिल जाएगा, हम उस टेबल से प्रोबेबिलिटीज के आंसर्स कैलकुलेट करते चले जाएंगे। बट द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक बिहाइंड इज दिस वन कि हम एक्चुअली बैक एंड पे इंटीग्रेशन और सब एरिया कैलकुलेशन जो है वो इन्होंने की हुई होती है। सो ये लिटरेचर में इन्होंने स्टार्ट में आपको यही चीज समझाई हुई है कि
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम प्रोबेबिलिटी में भी कहते थे कि फ्रीक्वेंसी, ये टेबल हमें दिया हुआ है। सो दीज आर द क्लासेस फ्रीक्वेंसीज। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि इन्होंने हर ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी थी ना अपनी, उसको टोटल फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड किया हुआ है। सो इस ग्रुप में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0.06, 0.18, तो मुझे देखकर अंदाजा हो रहा है कि सबसे ज्यादा कंडेंस्ड ये वाला ग्रुप है। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत ज्यादा हैं। सो ये जो इन्होंने 0.30 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कर्व था, इस पे एक पॉइंट है 50, मे बी यहाँ कहीं, और एक पॉइंट है ये 59, और ये जो एरिया है ना, यानी वैल्यूज का क्लस्टर, वैल्यूज जो आपने यहाँ पर इस एरिया में, जिसको हम कहते हैं ना कि उनको क्लस्टर किया हुआ है, क्या कहना चाहिए, इसको इकट्ठा किया हुआ है, उनको स्टफ किया हुआ है इस एरिया में, वो जो है ना कितने परसेंट टोटल डेटा की कितने परसेंट वैल्यूज यहाँ पर स्टफ्ड हुई हुई है इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन। तो हमारा आंसर होगा 0.30। या नहीं ये बात समझ में आती तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके कह दें कि 30% डेटा की ऑब्जर्वेशंस 50 और 59 इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन क्लस्टर हुई हुई है। So this is what the concept of probability for the case of continuous random variable. So यहाँ पर हमें इसी तरह से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज को यहाँ पर रख लें वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज की बजाय, तो हमें ये जो है ना, ये दो पॉइंट्स जो भी बताए जाएंगे उनके इन बिटवीन अगर प्रोबेबिलिटी कहा जाए तो एक्चुअली वो ये सारा एरिया होगा। छोटे होते हुए हमारी टीचर्स हमें बहुत इस तरह से मुश्किल में फंसा देती थी, तो फिर हम वो एक जो पिक्चर होती थी ना, उसको डिवाइड करते थे, सब डिवीजन उसकी करते थे, फिर उसके एरियाज कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एरिया कैलकुलेट करें, तो हम क्या करते थे, मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि हम पहले ये एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बन रहा है, मैं एक्स एक्सिस से ये रीडिंग नोट कर लूंगी और वाई एक्सिस से मुझे ये वाली रीडिंग पता चल जाएगी। सो मैं इसको मल्टीप्लाई करके पहले तो ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लूंगी। अब बाकी की बात कहानी रह गई है इस वाले एरिया की, तो इसका भी हम कोई ना कोई सोल्यूशन जो थे वो ढूंढ लेते थे। मे बी किसी तरह से ट्रायंगल या कोई भी इसकी सब डिविजन करके मजीद इसका एरिया कैलकुलेट करके फिर ये जो ग्रीन वाला एरिया है उसको हम ऐड कर देते थे इस रेड वाले एरिया में, तो ये हमारा टोटल एरिया, सब डिविजन ऑफ द प्रोवाइडेड शेप, और फिर उसका एरिया हम अप्रोच करते थे। यहाँ पर इतनी सारी मुश्किल हमें नहीं सहनी पड़ती है ना, क्योंकि इसका आसान हल हमें बताया हुआ है, हमें टेबल दिया हुआ है। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट रखेंगे कि टेबल भी जो आपको बता रहा होता है वो असल में बता क्या रहा होता है। सो वो ये एरिया बता रहा होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा वेरिएबल कॉन्टिन्यूअस है। सो कॉन्टिन्यूटी के केस में ये पहली आप अगर डोमेन देखें कि 51 और 53, जिसमें कि ग्रेटर देन 51 है लेकिन 51 इंक्लूड नहीं किया हुआ, और यहाँ पर मैं लेस देन 53 तक रहती हूँ, L इज लेस देन 53, लेकिन 53 इज नॉट इंक्लूसिव। फिर एक और अगर आप लिमिट देखते हैं उसमें 51 तो इंक्लूडेड है लेकिन 53 इंक्लूडेड नहीं है, हम लेस देन 53 ही रहते हैं। फिर ये एक और आपको दी हुई इनइक्वालिटी जिसमें 53 इज इंक्लूसिव लेकिन 51 इंक्लूसिव नहीं है, यहाँ पर दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। सो इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये मेरी एक डोमेन है, 51 यहाँ पर है और यहाँ पर 53 है। अब कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल के केस में जो ये 4 इनइक्वालिटीज मैंने आपको दिखाई है ना, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन दीज 4 इनइक्वालिटीज। इक्वल का साइन है या नहीं है, इट डजंट मैटर। उसकी वजह ये होती है कि अगर मैं 51 से इमीडिएट नेक्स्ट पॉइंट देखूं फॉर द केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज है ये, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे बताएं कि ग्रेटर देन 51 क्या होगा,
ग्रेटर देन 51 में तो ये वाला पॉइंट भी आ सकता है 51.0001, ये हो सकता है ना 51 से ग्रेटर। अब मैं आपको एग्जैक्टली कहूँ कि यहाँ पर मुझे मार्क करके बताएं कि ग्रेटर देन 51 पॉइंट जो 51.0001 है वो कहाँ मार्क करेंगे आप? जब आप उसको स्केल पे मार्क करने लगेंगे ना तो वो भी एग्जैक्टली यहाँ ही आएगा, 51 के ऊपर ही आएगा। सो दैट इज द केस के ग्रेटर देन 51 कह दें आप या 51 से एग्जैक्टली स्टार्ट कर दें, उसका मतलब सेम कंसीडर किया जाता है, क्योंकि दो पॉइंट्स की जो सब डिवीजन है ना वो बहुत ही माइक्रो छोड़ दें आप, नैनो छोड़ दें, उससे भी आप कहीं आगे चले जाए ना, उस तरह से डिविजन्स हुई भी होती हैं। बिलियंस एंड ट्रिलियंस पॉइंट्स आर इन बिटवीन इवन 51 और नेक्स्ट अगर मैं आपको ये कह दूं कि 51.2, इन दो के दरमियान बिलियंस और ट्रिलियंस पॉइंट्स हो सकते हैं। सो इतनी वो शार्प कॉन्टिन्यूटी होती है कि हम 51 से स्टार्ट करें या ग्रेटर देन 51 पर रहें, उन दोनों का मतलब सेम ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कॉन्टिन्यूटी के केस में मेरी ये 4 इन इक्वालिटीज जो है ना मैं उनको सेम ही कंसिडर करती हूँ। तो डिस्क्रीट वाली मुश्किल हमें यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि डिस्क्रीट वाले केस में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि हम ग्रेटर देन 2 से कंसीडर कर रहे हैं या फिर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 से कंसीडर कर रहे हैं। ऐसा ही था ना, जब ग्रेटर देन 2 हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होती थी तो हम प्रोबेबिलिटी 3 प्लस प्रोबेबिलिटी 4 एंड सो ऑन, जितनी भी प्रोबेबिलिटीज थी उनको हम ऐड करते थे। लेकिन जब मेरा ये इस तरह वाला क्वेश्चन होता था कि ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 भी था, तब मैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 से स्टार्ट करती थी। ये हम डिस्क्रीट में करते थे, लेकिन कॉन्टिन्यूटी के केस में हमारी ये मुश्किल हम अपने आप को इस मुश्किल में डालते ही नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल एग्जिस्ट ही नहीं करती है, हमारा वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये आपने याद रखना है, क्योंकि बाद में कहीं लिटरेचर पढ़ते हुए आपके माइंड में आएगा कि क्यों ये इनइक्वालिटीज को एक जैसा ही समझ रहे हैं ये। सो बैक एंड पे ये रीजन है कि देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस सब डिविजन्स। बाकी इसको मैं स्किप कर रही हूँ, ये मैंने आपको वैसे कॉन्सेप्ट तो बता दिया कि कॉन्टिन्यूस के केस में जो डेंसिटी होती है ना दो पॉइंट्स के दरमियान, हम उसको प्रोबेबिलिटी कह रहे होते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये पढ़ा था कि डिस्क्रीट के केस में कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, यही पढ़ा था ना हमने। मेरा आई वेरिएबल एक्स वेरिएबल जो है वो 0 से स्टार्ट होके मे बी अगर 6 तक जा रहा है, तो मैं हर पॉइंट की प्रोबेबिलिटीज को टोटल उसके डोमेन में ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर 1 हो जाएगा। सो यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस के केस में जो मेरा रैंडम वेरिएबल है ना, वो यहाँ पर उसकी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है यहाँ एक्स एक्सिस पे। ये जो एक्स एक्सिस है ना कर्व का, ये जो बेस लाइन होती है, ये मेरे रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती है यहाँ पर। अब ये जो कर्व बना हुआ है ना, ये कर्व, मैं इस कर्व में ये जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है ना, यानी कि मैं कर्व के इस लोअर लिमिट से स्टार्ट हो गई हूँ और अपर लिमिट तक मैं चली गई हूँ, यहाँ पर ये सब की सब प्रोबेबिलिटीज को हम इंटीग्रेशन इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स में अगर अपने पीडीएफ की इंटीग्रेशन कर दूंगी तो वो आंसर भी 1 ही होगा। सो टोटल एरिया अंडर दिस कर्व इज 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज जो 1 होता है, ये बिल्कुल इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है उसका, कि आपका वेरिएबल अपनी डोमेन में सबकी सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर देते थे तो 1 होता है। यहाँ पर क्योंकि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है तो अपनी डोमेन में मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगी तो मेरा आंसर 1 आना चाहिए। सो कॉन्सेप्चुअली दैट मीन्स कि ये टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब होगा क्या कि हम यूज करेंगे जो टेबल होता है ना प्रोबेबिलिटीज का, वो यूज करेंगे। उसमें कहानी जो आपको बताई हुई होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि टेबल से आपने वैल्यूज देखनी है। फॉर एग्जांपल मैं उन्होंने आपसे कहा है कि ये एक पॉइंट है सी और ये एक पॉइंट है डी।
आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये जो एरिया ना, इसका हमें आंसर बता देंगे क्या है। अब टेबल को जब आप डी पर देखेंगे ना, तो वो आपको हमेशा आंसर मिलेगा डी से लेफ्ट साइड वाला, यानी ये लाइन है ना डी के ऊपर, मेरे वेरिएबल की वैल्यू है डी। ये एक्स एक्सिस पर मैंने आपको बताया ना रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं। सो मेरे वेरिएबल की वैल्यू है डी। जब मैं टेबल में से प्रोबेबिलिटी देखूंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, हम सीखते हैं, तो वो मुझे ये वाला सारा एरिया बताता है। टेबल मुझे ये सब बता देता है। इसी तरह जब मैं ये पॉइंट रहा सी, इस पॉइंट सी को जब मैं टेबल में देखूंगी तो मुझे टेबल यहाँ से ये वाला सारा एरिया बता देगा। ये इस पॉइंट से ये वाला सारा ग्रीन एरिया ये ओवरलैप कर गई है। हो सकता है आप कलर से आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकें। जो मैंने वीडियोस आपको भेजी थी उनमें उन्होंने बहुत ही अच्छा ये जो है ना समझाया हुआ है, क्योंकि वो जाहिर है कि डिफरेंट इफेक्ट्स ऐड कर रहे होते हैं। सो इट्स लाइक कर्व जो आपको एरिया बताता है। अगर मैं इस पॉइंट पे अपने टेबल की कंसल्टेंसी लूंगी, तो अब मैं ये पूरा एरिया यहाँ शेड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ लाइंस लगा रही हूँ, लेकिन आपने मतलब याद रखना है। तो यहाँ से मुझे जो टेबल बताएगा वो ये सारा एरिया बताएगा। फिर एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पॉइंट को अगर मैं टेबल में देखूंगी तो मुझे यहाँ से लेकर ये वाला एरिया सारा पता चल जाएगा। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ये दो इंफॉर्मेशन मेरे पास हैं, लेकिन मुझे तो ये वाला एरिया चाहिए, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये ब्लैक वाला जो है ना लाइन, में इसको लाइन नंबर 1 कह देती हूँ, और ये जो ब्लू वाली लाइन है इसको मैं लाइन नंबर 2 कह देती हूँ। अब मुझे बताएं कि रेड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सो आपको अपने टेबल में ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट टेबल इज टेलिंग अस एंड व्हाट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट। टेबल बस आपने याद रखना है कि जो वैल्यू आप टेबल में से देख रहे होते हैं ना, हमेशा उसके लेफ्ट साइड वाला एरिया आपको टेबल ने बताना है। राइट साइड वाला एरिया हमें टेबल नहीं बताता, लेकिन मैं वो कैलकुलेट कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि यहाँ पर एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है 1.2, आप मुझे ना 1.2 से ये ग्रेटर वाला एरिया जो है ये कैलकुलेट करके बताएं, और यूज आपने वही टेबल करना है। तो फिर आप किस तरह से करेंगे? टेबल पर जब मैं देखूंगी ना 1.2 को, तो टेबल तो मुझे ये वाला एरिया सारा बता दे, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला एरिया, लेकिन मुझे उस पॉइंट से राइट साइड वाला एरिया चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? आपको टोटल एरिया पता है कि क्या होता है कर्व का? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। यस मैम, 1 होता है। 1 होता है, वेरी गुड। तो मैं ये कर सकती हूँ कि ये मैं इस लाइन को अगर लाइन नंबर 1 कह दूं, तो मैं 1 में से ये जो लेस देन 1 पॉइंट ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? माइनस करेंगे वो साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की हुई है और दूसरी लाइन में स्टार्ट यहीं से कर रही हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर लाकर उसको फिनिश कर दूँ, तो मैं आपसे पूछूं कि ये वाली लाइन इस लाइन से कितनी बड़ी है, तो आप ये जो जिगजैग एरिया ब्लू है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? इफ दिस इज 7 एंड दिस इज यू कैन से 4.5, तो ये ब्लू वाला एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 7 माइनस 4.5, ऐसा ही है ना? मैं ठीक कह रही हूँ? ये जो जिगजैग वाला एरिया है, ये मैं 7 में से ये 4.5 कट कर दूं तो ही मिलेगा ना मुझे ये वाला एरिया। यस मैम। तो इसी तरह आपने ये कर्व वाली बात याद रखनी है कि ये कर्व का जो ये टोटल एरिया है ना, एक कर्व का टोटल यहाँ से लेकर ये पूरा, ये सारा 1 नोट है। ये किस तरह से स्केच हो गया, एक सेकंड में इसको फिर से स्केच करती हूँ। ये जो कर्व का टोटल एरिया ना, यहाँ से लेकर ये सारा, दिस इज कंप्लीट 1। अब हमें बस ये मुश्किल में वो डाल देते हैं, कभी हमें कहते हैं कि हमें सिर्फ इस वाले एरिया का आंसर बताएं, और कभी वो हमें 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन कहते हैं कि ये वाला एरिया बताएं। तो हमने थोड़ी सी लॉजिक याद रखनी है और बस टेबल को यूज करते हुए ये एरियाज कैलकुलेट करने होते हैं।
दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि हमने ये पढ़ा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना, उसका मीन एग्जैक्टली सेंटर में है, एग्जैक्ट सेंटर में है। तो टोटल एरिया अगर 1 था, मैं आपसे कहूँ कि मीन यहाँ एग्जैक्टली सेंटर में है, तो मुझे सिर्फ ये मीन के राइट साइड वाला बताएं एरिया कितना होगा। इसका क्या आंसर देंगे आप? कोई भी वैल्यू मैं यहाँ लिख ही नहीं रही हूँ, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है मीन। सो मीन के यहाँ राइट साइड वाला एरिया बताइए क्या होगा। 1 minus name. 1 माइनस, ये आपकी बात सही है, आपने ये सही कॉन्सेप्ट पिक किया इतना वाला कि ये टोटल एरिया तो 1 था, लेकिन 1 में से माइनस क्या 1 करना है? minus name जो भी है, जो भी एरिया का नाम हो। ये हाफ ऑफ द एरिया ना, ये आधा कर्व है, तो अगर पूरा कर्व 1 था तो ये आधा कर्व कितना होगा एरिया इसका? 0.5. वेरी गुड। सो वो भी आपकी बात सही है, क्योंकि ये लेफ्ट वाला एरिया 0.5 होगा, तो हम 1 में से वो लेफ्ट वाला आधा माइनस कर दें तो मेरा फिर ये राइट वाला हाफ आ जाएगा एरिया। सो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस कर्व आपने याद रखना है कि व्हाट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्व एग्जैक्टली इज द सेम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कर्व। अच्छा, इससे मुझे एक और क्वेश्चन याद आया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहती हूँ कि ये कर्व है, यहाँ पर एक पॉइंट है, क्योंकि जी कर्व में यहाँ दरमियान में ना 0 होता है सेंटर में, यहाँ पर एक पॉइंट है और वो पॉइंट है 1.8, और जाहिर है कि ये 0 से इधर राइट साइड पर है तो ये प्लस में होगा, और ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज 0.08 कह लें आप, 0.08 है ये वाला फिल इन एरिया सारा। मैं आपसे कहती हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है और वो पॉइंट है -1.8। इस पॉइंट से ये वाला एरिया क्या होगा फिर? ये वाला एरिया क्या होगा? ये +1.8 है और ये -1.8 है, इसका मतलब है ये दोनों 0 से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। मैम उसका भी 0.08 ही होगा। वेरी गुड, एक्सेलेंट। सो whatever is on the right side same is happening on the left side। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि राइट साइड जो होता है ना, वो रिफ्लेक्शन होता है लेफ्ट साइड का, एंड लेफ्ट साइड इज रिफ्लेक्शन ऑफ राइट साइड, वाइस वर्सा। सो जो z वेरिएबल है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमेशा उसका मीन 0 होगा और उसका वेरिएंस 1 होगा, ये बात आपने याद रखनी है। सो मेरा जो z वेरिएबल का स्केल है ना, वो यहाँ पर 0 एग्जैक्टली सेंटर पर है, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर +2 है, एंड सो ऑन। इसी तरह जितना डिस्टेंस ये था ना, उतना ही डिस्टेंस आप इस साइड पर आ जाएंगे तो ये -1 होगा। सो नेक्स्ट उसी तरह से आप चलेंगे तो ये -2 होगा, एंड सो ऑन, एंड कर्व इज लाइक curve is like this। तो ये 0 जो है ना, वो एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से ये कर्व होता है। जी कर्व की मैं आपको बात बता रही हूँ कि सेंटर में जी होगा, वेरिएंस इसका हमेशा से 1 होगा और मीन इसका हमेशा से 0 होगा। राइट साइड पर सब इसके प्लस में आंसर्स होंगे वैल्यूज के, और वैल्यूज के आंसर्स नहीं कहना चाहिए, जी वेरिएबल की जो डोमेन होगी वो राइट साइड पे सारी प्लस में होगी और लेफ्ट साइड पर सारी माइनस में होगी, ये आपने याद रखना है। बाकी ये तो हमें पता ना कि प्रोबेबिलिटीज नहीं कभी भी माइनस में होती हैं, लेकिन वेरिएबल माइनस में वैल्यूज एज्यूम कर सकता है। सो दीज आर नॉट प्रोबेबिलिटीज, दीज आर द वैल्यूज ऑफ रैंडम वेरिएबल जी। तो रैंडम वेरिएबल की डोमेन तो कुछ भी हो सकती है एज पर द मेंशन्ड
उसके जो भी लेवल होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली। सो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट द नॉर्मल कर्व। यहाँ पर आप इन पॉइंट्स को देख लें कि एग्जैक्टली मिडल में होगा हमारा मीन, और रेंज ऑफ वैल्यूज होगी, जो भी उसकी डोमेन होगी वो उन्होंने बताई हुई होगी। सिमेट्रिकल होता है अप्रोक्सीमेटली, इसमें कोई भी स्क्यूनेस नहीं होती है, और इसकी जो टेल्स होती है ना वो अलग से नहीं निकली होती हैं। जिस तरह का ये लेफ्ट हाफ जो भी टेल की शेप होगी ना, राइट हाफ की शेप, उसी तरह ये बाकी के लेफ्ट हाफ की भी शेप होगी। ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होती हैं, और ये शेप सिमेट्री होती है। आपने सिमेट्रिकल शेप्स पढ़ी होंगी छोटे होते हुए कि अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे इनको फोल्ड कर देती हूँ ना, तो एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को आकर ज्वाइन कर जाएगा। सो ये सेम प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी हैं। और ये बेल शेप्ड कर्व होती है, वो अलग बात है कि उसकी शेप फर्क होगी एज पर द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस। ये इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने समझाया हुआ है आपको कि ये दो कर्व्स आपको नजर आ रहे हैं ना, x1 वेरिएबल के लिए और x2 वेरिएबल के लिए। ये कर्व्स आप देख रहे हैं कि इनमें कोई फर्क ही नहीं है। इनकी शेप जो है ना, बेल की शेप, वो बिल्कुल एक जैसी है। क्यों? क्योंकि इनके वेरिएंसेस बिल्कुल इक्वल हैं। आप देखें, इसका भी वेरिएंस 9 है और इसका भी वेरिएंस 9 है। इस वजह से आपको यूं लग रहा होगा कि एक कर्व को हम कॉपी करके उसको पेस्ट करके थोड़ा सा आगे रख दिया होगा, बाकी और कोई फर्क नहीं है। सो ये जो कर्व था ये स्केल पर पहले इस वजह से मौजूद है क्योंकि इसका मीन इज स्मॉलर, 13 है मीन। तो स्केल पर चलते जाएं तो वैल्यूज राइट साइड पे इंक्रीज हो रही होती है ना, तो इस कर्व को ये वाली जगह इसलिए मिली थी क्योंकि इसका मीन लार्जर है, 20 है। तो ये कर्व पहले बन गया और ये कर्व बाद में नजर आएगा आपको। मीन और वेरिएंस दो पैरामीटर्स हैं। वेरिएंस कर्व की शेप बता रहा होता है और मीन हमें स्केल पर जगह बता रहा होता है कि आपका कर्व स्केल जो लाइन है उस पे कहाँ जाकर बनेगा। तो इस वाली आप देखें फिगर में, तो यहाँ पर दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके मीन्स बिल्कुल सेम है, बट दिस x2 कर्व इज मच फ्लैटर। इसको अगर आप देखें ना तो ये ज्यादा फैला हुआ है, इसकी स्कैटरनेस बहुत ज्यादा है। सो वैल्यूज मीन से बहुत दूर दूर हैं, डिफरेंट है। लेकिन जो ये वाला कर्व है ना, x1 वाला, x1 वेरिएबल का कर्व, इस कर्व में वैल्यूज जो है ना वो थोड़ी यूं कह लें कि सिमटी हुई है ना, बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिस्टेंट नहीं है। और सेकेंडली के मीन के भी ज्यादा आसपास ही है, क्योंकि ये जो हम्प बना हुआ है ना, इसने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस को अकोमोडेशन दी हुई है यहाँ पे। सो क्लस्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज इन दिस सेंटर पॉइंट जहाँ पर हम्प बनी हुई है। सो ज्यादा ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे स्टफ्ड हुई हुई है, ये आप इस तरह से सोच सकते हैं। इसकी एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको अलग से यहाँ स्केच करके दिखा देती हूँ कि हमारा जो वेरिएबल है ये स्केल लाइन है। यहाँ पर स्केल पर जो भी वैल्यूज ऑब्जर्वेशन दी हुई है ना वो मेरे रैंडम वेरिएबल की हैं। ये एक कर्व बना हुआ है, इस कर्व के लिए इसका अपना मीन होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये x1 वेरिएबल है and this variable is normally distributed, let's say with mean 7 and variance 4, ठीक है। सो मीन 7 है यहाँ पर। मैं आपसे कहती हूँ कि मीन यहाँ पर सेंटर में है और 7 है। आप ऐसा करें कि मीन से कुछ पॉइंट्स लेफ्ट साइड पर जंप कर जाएं, और वो कितने पॉइंट्स आपने जंप करके इधर आना है, वो पॉइंट है कि आप मीन में से माइनस कर दें 1 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप ये मीन से छोटी ऑब्जर्वेशंस वाले एरिया में आ जाएंगे, और वो यहाँ तक है, बस ये पॉइंट है, यहाँ तक आपने आके स्टॉप हो जाना है। कितना चलना है आपने मीन से लेफ्ट साइड की तरफ? 1 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। मैम ये दोबारा बता दें क्या करें हम? मीन सेंटर में है, तो मैं आपसे कह रही हूँ कि मीन से स्मॉलर ऑब्जर्वेशन जाहिर है मीन से लेफ्ट साइड पर मौजूद होंगी,
आप मीन से लेफ्ट साइड की तरफ चलते हुए आइए, लेकिन कहाँ पर आकर स्टॉप होना है? 1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और यहाँ पर आप मीन से लार्जर ऑब्जर्वेशंस की तरफ चले जाएं और कहाँ जाके स्टॉप होना है? अगेन आपने स्टॉप होना है म्यू प्लस 1 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ होगा? यहाँ पे लिखा होगा 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय, आप बताएं अगर वेरिएंस 4 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? 2 होगी ना? 2 हो जाएगी। सो यहाँ पर मैं 2 लिख दूं तो 7 प्लस 2 इज 9। तो एक्चुअली जो मेरा ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ 9 लिखा हुआ होगा। इसी तरह ये बताएं इस पॉइंट पर क्या लिखा होगा, जो ये वाला पॉइंट है? 5 लिखा होगा। वेरी गुड। सो 5 और 9, ये जो मेरे डेटा ऑब्जर्वेशंस है ना, इन दोनों के इन बिटवीन मेरी कितने परसेंट ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं? 66.67 डेटा की जो परसेंटेज है ना, वो इधर मौजूद है। मीन से 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट पे चले जाएं और 1 टाइम स्टैंडर्ड डेविएशन राइट पर चले जाएं, क्योंकि यहाँ पर हम्प होती है ना, हम्प ने ज्यादा वैल्यूज को जगह दी हुई है बैठ जाने के लिए, ज्यादा अकोमोडेशन है यहाँ पर। तो पूरे डेटा का मेरा देखिए 50% से भी ज्यादा है ये। तो अगर मेरे डेटा में 1000, हाँ ये परसेंट, ये एक जनरलाइज रूल है। ये कर्व की प्रॉपर्टी मैं आपको बता रही हूँ कि मीन की कोई भी वैल्यू हो जाए, आप मीन की उस पॉइंट से लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएं, कितना मूव करना है आपने? 1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। और राइट साइड पर मूव कितना करना है? 1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये जो 2 पॉइंट्स, आपको जो भी आंसर मिलेगा ना, इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन 66.67% डेटा एग्जिस्ट करता है। मैं आपको एक और डिस्ट्रीब्यूशन बताती हूँ। x2 वेरिएबल इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 12 एंड वेरिएशन 9 हम ले लेते हैं। मैं 9 और ये इसलिए लेती हूँ ताकि हम स्क्वायर रूट ले सकें। सो दिस इज माय कर्व। यहाँ पर सेंटर में मीन होगा एंड मीन इज 12। अब आप मुझे वो 2 पॉइंट्स बता दें, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा और सेकंड पॉइंट क्या होगा, कि इनके इन बिटवीन जो प्रोबेबिलिटी आप कह लें, डेंसिटी कह लें, या परसेंटेज ऑफ डेटा जो है वो 66.67 है। मैं आपसे वो 2 डेटा ऑब्जर्वेशंस पूछ रही हूँ कि वो कौन सी होंगी जिनके इन बिटवीन 66.67% ऑफ डेटा तो यहीं पर ही मौजूद है। सो वो 2 पॉइंट्स आप मुझे कैसे बताएंगे? आप करेंगे मीन माइनस 1 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पर आप करेंगे मीन प्लस 1 टाइम। सो दिस इज 12 माइनस 3 एंड दिस इज 12 प्लस 3। इसका मतलब है इसका आंसर आ रहा है 9 और इसका आंसर आ रहा है 15। सो आप देखें 12 के मैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस यहाँ पर पहुंच गई, 9 मिला, और जितना डिस्टेंस कवर करके मैं लेफ्ट साइड पर मूव किया था ना, मैंने उतना ही डिस्टेंस कवर करके मैंने इधर राइट साइड पर मूव करना है। तो ये पॉइंट मुझे 15 मिला। अब इन 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन कितने परसेंट डेटा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं? 66.67%। सो हर कर्व के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि 66.67% सेंट्रल ऑब्जर्वेशंस किन 2 पॉइंट्स के बिटवीन जो है ना वो इतने परसेंट डेटा एग्जिस्ट करता है, तो वो हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करके आंसर्स बता देंगे। लेकिन जाहिर है कि आंसर्स डिफरेंट आएंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे वो 2 पॉइंट्स मिले 9 और 15, और इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे वो 2 पॉइंट्स मिले थे 5 एंड 9। सो हर डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली वो पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, बट डोंट फॉरगेट कि जितने पॉइंट्स आप लेफ्ट साइड पर मूव किया है आपने, उतने ही पॉइंट्स आपने राइट साइड पर मूव करना है। मैम जैसे आपने दोनों केस में आप 1 टाइम्स लेफ्ट और राइट मूव किया आपने, तो ये जरूरी है? हाँ ये जरूरी है, 1 टाइम जरूरी है, बट दिस इज नॉट द ओनली डोमेन। थ्योरेटिकली हमें ये पता चलता है कि अगर आप मीन से प्लस माइनस
1 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मूव करते हैं ना, तो ये जो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे ना, इनके इन बिटवीन 66.67% डेटा एग्जिस्ट करता है, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 2/3 ऑफ डेटा। और अगर मैं यूं करूं कि मीन से 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट और राइट मूव कर जाऊं, तो वो जो 2 पॉइंट्स होंगे ना, उन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन 95% डेटा वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। फिर अगर मैं मीन से जरा और लॉन्गर जंप लूं, और वो कितनी लॉन्गर जंप होगी, 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में लेफ्ट साइड पे मूव कर जाऊं, और मीन से 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इधर राइट साइड पर मूव कर जाऊं, तो ये कितने परसेंट डेटा ऑब्जर्वेशन जो है ये अकोमोडेट करता है? इट अकोमोडेट्स ऑलमोस्ट 99%, नॉट एग्जैक्टली 100%, 99% अकोमोडेशन है। और बाकी का जो रह जाता है 1% का हाफ बाकी की राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा। तो ये परसेंटेजेस आपने एज इट इज याद रखनी है। समटाइम्स इसको 99% लिखा जाता है, समटाइम्स इसको 99.07 भी लिखा जाता है, और कुछ लिटरेचर्स में इसको 98.95 भी लिखा जाता है, लेकिन ऑन द एवरेज आपने याद रखना है कि ये 99% ही है। 99%, 95% and 66.67%. This information is here on this page. पेज नंबर है 137। ये ना MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस कंटेन्स 2/3 ऑफ डेटा, ये 95% डेटा अकोमोडेट करता है, एंड नॉट कम्प्लीटली 100% बट 99% डेटा हमारा मीन प्लस माइनस 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया बनता है टोटल, ये जो हाईलाइट किया हुआ इन्होंने, ये अकोमोडेट करता है ऑब्जर्वेशंस के लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF ये लिखा हुआ इन्होंने, अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का PDF याद है? इफ वेरिएबल फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके 2 पैरामीटर्स थे, N और P था। तो वो थे NCX, PX और QN-X था, और फिर x जो था उसकी डोमेन 0, 1, 2 अप टिल n तक थी। इसको हम फंक्शन भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, कि x की वैल्यूज रखते जाएं तो आपको प्रोबेबिलिटीज के आंसर्स मिलते जाएंगे। अब जो वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है ना, और उसके पैरामीटर्स मीन और वेरिएंस है, ये आप देखेंगे इसका जो फंक्शन है ना, प्रोबेबिलिटी जनरेटिंग फंक्शन, वो कॉम्प्लिकेटेड सा है। 1/sigma √2 पाई, फिर है E-1/2 और x माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ तक है, और फिर इस पूरी फ्रैक्शन का ये स्क्वायर है। सो एक्सपोनेंट इज आल्सो हियर। ये वाला PDF कितना सिंपल था, और ये PDF कितना मुश्किल सा है। और प्लस ये कि वो बताते हैं कि x की जो डोमेन है वो -∞ से +∞। ये -∞ डजंट मीन अनडिफाइंड, इसका मतलब है कि जो भी हमारे वेरिएबल की लिमिट होगी ना, जहाँ तक वेरिएबल मिनिमम जा सकता है और मैक्सिमम जा सकता है, वो यहाँ पर मेंशन्ड होगा। ये अनडिफाइंड करके हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, वो मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब है कि बस उसकी जो लोअर लिमिट जो भी है और जो अपर लिमिट जो भी है वेरिएबल के अकॉर्डिंगली ये है। और फिर ये भी कि ये PDF इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें ये ऊपर से पता चल जाए कि 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन जब आपने एरिया कैलकुलेट करना है, तो फिर जी इसको उन 2 पॉइंट्स के इन बिटवीन इंटीग्रेट करें आप बैठ के। सो इज मच कॉम्प्लिकेटेड। हमारी ये मुश्किल जो है ना, वो रिजॉल्व की हुई है स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है ना, जिसको हम यूज करेंगे, हम उससे इस अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। और असल मकसद हमारा यही है कि हमने ये सीखना है कि हम उस टेबल को यूज किस तरह से करें। सो Z के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर x वेरिएबल की ये इंफॉर्मेशन है और मैं Z को कैलकुलेट करूं इस तरह से कि इस x वेरिएबल की वैल्यू में से इसका मीन माइनस कर दूं और स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दूं, तो ये मेरा वेरिएबल नया बन जाता है। ये फॉर्मूला है,
ये आपने याद रखना है, ये 9B एक्सरसाइज में यूज होगा। वेरिएबल, उसमें से उसका अपना मीन माइनस कर दें और उसको उसकी अपनी ही स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवीजन दे दें, तो ये जो नया वेरिएबल बनेगा इसको हम जी वेरिएबल कहते हैं। और ये जी वेरिएबल हमेशा से नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद 0 मीन एंड 1 वेरिएंस। ये आपने याद रखना है। दिस इज कॉल्ड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करते हुए टेबल पढ़ेंगे, बट दैट लिटरेचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ये इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है कि टेबल यूज कैसे करना है, तो वो हम टेबल का यूज मैं आपको सिखा देती हूँ। कुछ इम्पॉर्टेंट नोटेशंस हैं, यस, वो आपने याद रखनी है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी बताना चाह रही हूँ ना कि z लेस देन इक्वल टू z, तो उसको मैं फाई ऑफ z से लिखूंगी। फॉर एग्जाम्पल, कहना ये क्या चाह रहे हैं कि आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये कर्व था और इस कर्व पे 0 यहाँ सेंटर पे है, यहाँ पर एक पॉइंट है उसका नाम है -1.2 और यहाँ पर एक लेट से पॉइंट है उसका नाम है 1.2। अगर मैं आपसे कहूँ ना कि प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करके बताएं लेस देन इक्वल टू 1.2, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये वाला सारा एरिया मुझे कैलकुलेट करके बताएं, क्योंकि ये जो डेंसिटी होती है कर्व की, एरिया अंडर द कर्व होता है, हम इसी को तो प्रोबेबिलिटी कह रहे होते हैं। सो इसको हम यूं लिखते हैं फाई ऑफ 1.2। सो जहां कहीं भी आपको ये लिखा हुआ मिले ना फाई ऑफ 1.2 या आपको लिखा हुआ मिले फाई ऑफ 2.5, तो उसका मतलब ये होगा कि 2.5 से लेस साइड पर आप आ जाएं, यानी कि ये लेफ्ट साइड, मैं ये लेस और लेफ्ट लिख रही हूँ, लेस को हम लेफ्ट कंसीडर करेंगे। सो z लेस देन 2.5, ये जो भी प्रोबेबिलिटी होगी इसको मैं फाई ऑफ 2.5 लिख दूंगी। ये बात आपने याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, ताकि आपको याद रहे कि जहां कहीं फाई ऑफ 2.5 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि 2.5 अगर कहीं यहाँ पर मौजूद था तो 2.5 से z की सारी छोटी वैल्यूज जो होंगी वो इधर होंगी ना सारी ये। तो ये लेस देन 2.5 पे मैंने ये सारी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या आंसर होगा इस। सो ये हमें टेबल से देखकर पता चल जाएगा, हमें ज़रूरत ही नहीं है खुद से इंटीग्रेट करने की और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड PDF यूज़ करने की, लेकिन हम टेबल को यूज़ किस तरह से करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल जो है वो आप मैं स्क्रॉल करती हूँ, पेज नंबर आई गेस 172 है, 175 आ गया और ये रहा 172। सो ये टेबल जो है ये हमने यूज करना है। अब इस टेबल में भी उन्होंने आपको यही बताया कि फाई ऑफ z का मतलब है, यानी आप टेबल पर जो भी z देखेंगे ना वो आपको कौन सी डेंसिटी बता रहा होगा, उस पॉइंट से लेफ्ट साइड वाला सारा एरिया आपको ये टेबल बता रहा होगा। अब इस टेबल में ना समझने के दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात है कि z की वैल्यूज और ये फर्स्ट कॉलम, ये जो पूरा ये फर्स्ट कॉलम है, और दूसरी बात ये फर्स्ट रो, ये जो ये पहली रो है सारी, ये जो दो चीजें हैं ना, ये पहला कॉलम और ये जो पहली रो जो है, ये आपको z की वैल्यू बताएगी कि z है क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करके और यहाँ पर ले आती हूँ ताकि हम इस पे काम कर सकें। ये आ गया हमारा टेबल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है और प्रोबेबिलिटी मुझे कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन, कहाँ तक नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, 1.34, ये मुझे कैलकुलेट करना है। सो इसका मतलब होगा अगर मैं यहाँ इक्वल भी लगा देती हूँ तो दोनों का मतलब सेम ही कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अब मैंने ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मैं इस टेबल
से कहाँ से ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकती हूँ? सो आपने याद रखना है कि फ्रॉम द लेफ्ट साइड ये जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है और पॉइंट के बाद वाला पहला डिजिट, ये डायरेक्टली आपको फर्स्ट कॉलम से मिलेगा। सो ये रहा फर्स्ट कॉलम। मैं इस फर्स्ट कॉलम पे मूव करती हुई आती हूँ तो 1.3 इज हियर, ये रहा 1.3, ठीक है। सो ये 1.3 मुझे मिल गया। डेसिमल के पहले पॉइंट तक वाली जो बात है वो मुझे यहाँ इस फर्स्ट कॉलम से मिल गई है। अब ये जो सेकंड है ना, डेसिमल के बाद वाला सेकंड डिजिट, ये आपको ये फर्स्ट रो बताएगी। अगर मेरा ये सेकंड पॉइंट यहाँ 4 लिखा हुआ है ना, तो आप इस फोर्थ वाले कॉलम पर आ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आए आप और इस रो पे आना है। ये रहा 0, ये 1, ये 2, ये 3 रहा और ये रहा 4, और ऊपर से भी आप देख लें तो ये 4 ही है। सो ये वाली जो आपको प्रोबेबिलिटी लिखी हुई नजर आ रही है ना, ये इन बिटवीन जो कुछ लिखा हुआ है ये सब प्रोबेबिलिटीज लिखी हुई है। ये आंसर है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू, जो प्रोबेबिलिटी का आंसर है ना वो 9099 है। बस दैट्स इट, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो लेकिन तो 3 का क्या बना? ये 1.3 था ना, 1.3। ये जो पॉइंट से पहला वाला डिजिट और डेसिमल के बाद वाला एक डिजिट, ये मुझे डायरेक्ट यहाँ पहले कॉलम से मिलेगा। सिर्फ बात रहेगी कि पॉइंट के बाद वाला जो सेकंड डिजिट है वो आपको ये वाला पार्ट जो पहली रो है ना, यहाँ 9 तक, यहाँ से मिल जाएगा। अब अगर मैं इसी 1.34 को लेती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि काइंडली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 1.3, 4 एंड 7। अब ये थर्ड डिजिट भी आ गया। हमने 1.34 तक की इंफॉर्मेशन तो देख ली थी टेबल में से, उसको मैंने यहाँ पर ये सर्कल किया हुआ है। लेकिन ये पॉइंट के बाद अब थर्ड जो डिजिट है थर्ड प्लेस में, उसको कहाँ से देखूं? उसके लिए आपको ये ऐड वाला पोर्शन नजर आ रहा होगा, ऐड, और इसके ऊपर नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला जो डिजिट है ना, द लास्ट वन, द थर्ड वन, वो आपको यहाँ से मिलेगा। सो ये 7 लिखा हुआ है यहाँ पर। इस 7 वाले कॉलम पे आप मूव करते हुए अपनी उस पर्टिकुलर रो पर पहुंच जाइए। सो ये रहा 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। अब ये यहाँ 11 लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है। सो पहली इंफॉर्मेशन थी 0.9099। ये वाली इंफॉर्मेशन है जिसपे मैंने a लिखा हुआ है। सो a इज इक्वल टू दिस वन। अब ये जो 7 वाला डिजिट था, मैं जब उस पे आई हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ मुझे नजर आ रहा है 11। तो इस ऐड वाले कॉलम्स में जो कुछ भी लिखा होगा ना, आपने उसको 10,000 से डिवाइड कर देना। सो 11 डिवाइडेड बाय 10,000। अब हम, अगर मैं 11 डिवाइडेड बाय 10,000 करती हूँ ना, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा 0.0011। ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये ऐड वाले कॉलम से पिक कर लेना है कि यहाँ लिखा हुआ क्या है। वो जो कुछ भी लिखा होगा उसको अपने कैलकुलेटर पर आपने 10,000 से डिवीजन दे देनी है। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स लिखे हुए नजर आएंगे। सो इट्स, ये मैं इसको बी पार्ट कह देती हूँ। बी इज इक्वल टू, अब जो आपको बी मिला है उसको आपने ए में ऐड कर देना है। So my answer comes out to be 10 हो गया, 9 and 10 11 हो गया, और यहाँ पर फिर 1 हो गया और यहाँ पर 9 हो गया। So ये रही मेरी प्रोबेबिलिटी 0.9110। लेकिन इसके लिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स को आपने इस तरह से देखना है। ठीक है। फिर से मैं आपको एक और ऑब्जर्वेशन लेकर इसको हम सीख लेते हैं।
मैं अगर आपसे कहती हूँ कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी इज, वो आपने बतानी है मुझे z लेस देन 0.976, ये आपने मुझे बताना है। सो करें ज़रा इसको, किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आपने पॉइंट से पहले और फिर पॉइंट के बाद वाला एक डिजिट ये देखना है आपने। आप देखें 0.9 कहाँ पर है, ये रहा 0.9। सो ठीक हो गया। अब 7 को इंक्लूड कर लें यहाँ से, यहाँ तक मैंने आना है। तो हम यहाँ से चलते जाएंगे 0.9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये रहा 7। सो मुझे जो आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है ये वाला। सो माय ए आंसर इज 0.8340। ठीक हो गया। अब मुझे वर्किंग करनी है फॉर दिस थर्ड डिजिट, पॉइंट के बाद जो मेरा थर्ड वाला डिजिट है, ये वाला 6। सो पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट के लिए मैं इस ऐड वाले पोर्शन पर आऊंगी। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तो हमने सॉल्व कर लिए ना। सबसे पहले पॉइंट के बाद 1 डिजिट पे रो पे आए हम, उस रो पर हम चलते जाएंगे और वी विल चूज द कॉलम एज पर द सेकंड डेसिमल पॉइंट। अब थर्ड डेसिमल पॉइंट के लिए हम दोबारा ये ऐड वाला जो सेक्शन पूरा है यहाँ पर आ जाएंगे। सो 6 इज रिटन हियर, 6 के लिए ये वाला कॉलम बनता है, ये वाला। सो मैं इस कॉलम पर अगेन चलते हुए हम आएंगे यहाँ तक। सो 15 इज रिटन हियर। 15 को जब मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगी, सो इट्स लाइक 15 डिवाइडेड बाय 10,000, तो मुझे आंसर मिलेगा 0.0015। ये हमें बी आंसर मिला था यहाँ से। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। सो 5 इज हियर, 5 इज हियर, 3 एंड 8 इज हियर। सो लेस देन, यानी ये जो 0.976 बताया है, यहाँ पर लेट से अगर ये 0.976 था, तो इस पॉइंट से ये लेफ्ट साइड वाला सारा एरिया आप टेबल से चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको अगर थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं आपसे कहूँ नहीं, मुझे तो जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है ना, इट्स लाइक के टेल द प्रोबेबिलिटी ऑफ z। अब ये लेस देन था ना, मैंने यहाँ ग्रेटर देन लिख दिया है, ग्रेटर देन 0.976। तो वो आप कैसे मुझे बताएंगे? इन अदर वर्ड्स में आपसे उस पॉइंट से ये ग्रेटर वाला एरिया पूछ रही हूँ, इसका आंसर कैसे देंगे फिर? 1 में से माइनस कर देंगे। एक्सीलेंट, वेरी गुड। इसके लिए मैं क्या करूंगी कि 1 में से माइनस कर दूंगी। क्या माइनस करूंगी? जो मैं टेबल में से देख सकती हूँ। टेबल में से तो आप बस अपने माइंड में रख लेना, इसको याद रख लें कि ये मैंने 3 स्टार्स यहाँ से बना दिए। टेबल आपको हमेशा ये लेस देन वाली कहानी सुनाएगा, टेबल आपको ग्रेटर देन वाली बात बता ही नहीं सकता। उसके लिए आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि हम ग्रेटर के लिए अगर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो 1 माइनस जो टेबल मुझे बताएगा, और वो टेबल हमेशा लेस देन वाली आपको बात बताता है, 0.976। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो लेस देन वाली बात थी, मैं इसको एज पर द नोटेशन मैं फाई ऑफ 0.976 लिख सकती हूँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इतना लंबा यूं लिखने की बजाय आप सिर्फ फाई ऑफ दैट पॉइंट लिख दें, तो वो भी बिल्कुल सेम बात होगी। सो अब आपने क्या करना है कि 1 माइनस, इसका आंसर आपको मिला हुआ है 0.8355, 0.8355। आप इसको सॉल्व कर दें तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। And this time we are getting 0.164 and 5। ठीक है, सो एक का मैं आपको यहाँ से एग्जाम्पल करवाती हूँ बुक से।
इस टेबल को अगर मैं इसको मैं इस तरह से लॉजिक क्या इस टेबल को मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि हमें आसानी रहे। और अब मैं बुक की जो एग्जाम्पल सॉल्व की हुई है ना उस पर मूव कर जाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हम क्वेश्चंस हमें क्या मिलेंगे और व्हाट वी हैव टू डू। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन, ये देखें, द रैंडम वेरिएबल z इज सच दैट कि z normally distributed है with 0 mean and 1 variance. Find the following probabilities. पहले उसने आपसे कहा है कि z 0.7 और 1.4 के इन बिटवीन आप बताएं क्या होगा। सो ये कर्व अगर आप नोटिस करें तो यहाँ सेंटर में तो z हमेशा 0 होता है। सो 0.7 यहाँ पर होगा और फिर 1.4 लार्जर है ना तो 1.4 यहाँ पर होगा, उससे भी आगे। तो क्वेश्चन से मुझे पता चल रहा है कि मुझे इन दो पॉइंट्स के इन बिटवीन ये वाला जो एरिया ना आई हैव टू कैलकुलेट दिस वन। अब आप जरा सोच के बताइए कि कैसे करेंगे हम। दिस इज 1.4 हियर, टेबल मुझे 1.4 से ये लेस वाला बताएगा या फिर 0.7 से ये लेस वाला बताएगा। सो जो 1.4 से लेस वाली सारी बात है उसको हम 1.4 फाई ऑफ 1.4 कह देंगे और 0.7 से जो लेस वाली सारी बात है उसको फाई ऑफ 0.7। उन्होंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। इज इट क्लियर कि उन्होंने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है? लार्जर एरिया में से स्मॉलर एरिया को माइनस किया है। सही, यू गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। वेरी गुड। सो ये इन्होंने टेबल में से प्रोबेबिलिटीज देखकर उनको माइनस करके यू आंसर दे दिया। अब यहाँ पर उसने कहा है कि लेस देन -2.3, तो आप नोटिस करें आपका टेबल आपको कहीं पर ये माइनस के आंसर्स तो बता ही नहीं रहा होता, लेकिन इस टेबल के टॉप पर एक उन्होंने बात लिखी हुई है कि अगर आपको माइनस में आंसर्स चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें यहाँ कहीं माइनस लिखा ही नहीं होगा, थ्रू आउट द टेबल नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने मुझे कहा है कि आंसर हमें दें z लेस देन -2.33, तो इसको मैं ये अगेन लेस देन वाले साइन को हम फाई कह सकते हैं। तो मुझे उसने पूछा है कि फाई ऑफ -2.3 बताइए कि क्या होगा। तो आप स्ट्रेट अवे क्या करें, फाई ऑफ -2.3 इज इक्वल टू, ये टॉप पे लिखा हुआ है फॉर्मूला उन्होंने, 1 माइनस फाई ऑफ 2.3। ये बात आपने याद रखनी है। अब आप यहाँ पर 2.3 को अगर देखें तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट ही है, बस यहीं पर ही बात खत्म हो जाती है। सो 2.3 इज रिटन हियर, ये लिखा हुआ है 2.3। तो जब आगे कुछ भी ना लिखा हो ना तो हम इसको जीरो समझते हैं कि यहाँ पर जीरो लिखा होगा। तो मैं ये जो जीरो वाली रीडिंग है ना बिल्कुल पहली, उसी को पिक कर लूंगी। सो इट्स रिटन 0.9893, तो मैं 1 माइनस 0.9893 कर दूंगी। सो यू विल गेट योर आंसर 9893, 0.0107। ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। एग्जाम में आपको यही वाला टेबल एज इट इज क्वेश्चन पेपर के साथ प्रिंटेड फॉर्मेट में मिल जाता है। सो क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि एग्जाम में हम कहाँ से ये टेबल देखेंगे। दिस टेबल इज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन हियर। सो ये देखें कि ये आपका इन्होंने भी 1 में से फाई ऑफ 2.3 को माइनस कर दिया एंड यू आर गेटिंग -2.3 इज समवेयर हियर। तो एक्चुअली उसने हमसे ये पूछा था सारा। सो ये इस तरह से आंसर दिया। अब उसने देखिए ये ग्रेटर वाला पूछ लिया है। टेबल तो हमेशा मुझे लेस वाली कहानी सुनाता है ना, तो आप टेबल से ये लेस वाला कैलकुलेट करके उसको 1 में से माइनस कर दें तो यू विल गेट योर राइट आंसर। ये जो इन्होंने दो बातें लिखी हुई है ना, ये सेकंड जो पॉइंट के बाद थर्ड वाला डिजिट है ना 2 लिखा हुआ, उसके लिए उसने एफर्ट किया। हम इसको जुबानी खुद से करते हैं,
फिर हम टैली कर लेते हैं। आपने मुझे देखकर बताना है 0.732, सो इट्स 0.732। आप मुझे बताइए कैसे देखेंगे। पॉइंट के बाद पहला डिजिट जो है वो आपको यहाँ से कॉलम से मिलेगा 0.7, ये रहा। अब आप 0.7 वाली जो आपने रो पिक कर ली है, कहाँ तक जाएं आप? 3 तक, तो 3 इज हियर। तो मैं यहाँ से चलती जाऊंगी, ये 1 2 सॉरी 0 1 2 और ये रहा 3, ये 3 रहा। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन मैंने पिक कर ली है और मेरा यहाँ तक पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक वाला काम हो गया। तो मुझे ए के लिए आंसर मिला है 0.7673। अब बारी आ गई है ये पॉइंट के बाद थर्ड डिजिट की, उसको हमने यहाँ ऐड वाले पोर्शन में देखना है। तो वो डिजिट लिखा हुआ है 2, इसका मतलब है मुझे ये वाला कॉलम जो है चूज करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पर आगे चलती आऊंगी और मेरे रिक्वायर्ड कॉलम में लिखा हुआ है 6। तो आप अगेन 6 को 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो वो 6 को मैंने 10,000 से डिवाइड किया, तो ये रहा मेरा आंसर। दिस इज माय बी पार्ट। अब आप इनको ऐड कर देंगे जब, तो 6 and 3 9, 7 6 और 7, ये आपका आंसर मिल गया। और इसको मैं कहूंगी कि दिस इज माय फाई ऑफ 0.732। ठीक है, ये दिस इज फाई ऑफ 0.732। सो पूछो उन्होंने हमसे क्या था, ग्रेटर देन 0.732 पूछा था। सो ग्रेटर वाली बात तो मुझे नहीं बताता ना टेबल, तो मुझे सिर्फ लेस वाली बात बताता है। तो ये मुझे पता चला हुआ है लेस देन 0.732 से। अब आप मुझे बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0.732, क्या करें इसके लिए? 1 minus 0.7679। वेरी गुड। सो हम 1 माइनस फाई ऑफ 0.732 कर देंगे to get the required answer. So 1 minus 0.7679, तो ये रहा हमारा 1.1 माइनस 0.7679। तो हमने भी यही कैलकुलेट किया था 0.7679। तो इसी को आप 1 में से माइनस करेंगे टू गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। अब अगेन ये -1.4 है और 1 है, तो 1.4 अगर आप देखें तो ये माइनस में था ना, तो ये यहाँ पर आएगा, और 1 क्योंकि प्लस में होता है ये यहाँ पर आएगा, जबकि 0 सेंटर में होता है। तो ये लार्जर आपको आंसर मिलेगा और ये लेस आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप फौरन इस फॉर्मेट में लिख दें कि आपको फाई ऑफ 1 में से माइनस करना है फाई ऑफ -1.4। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि फाई ऑफ -1.4 तो आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा टेबल में से ना, टेबल तो आपको 1.4 बताएगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, फाई ऑफ 1 तो आपको मिल जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ 1.4। ये चीज आपको क्लियर होगी कि मैंने इसकी जगह पर ये कैसे लिख दिया? ये टेबल के टॉप पे इन्होंने यहाँ पर खुद से बताया होता है कि माइनस के लिए हम इस तरह से ही करेंगे। सो अब आपने क्या करना है कि फाई ऑफ 1 -1 और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, फाई ऑफ 1.4। अब you just need to have the answer from the table phi of 1 and phi of 1.4. तो phi of 1 आपको मिलेगा एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट, ये जो ये पहला है, दिस इज योर phi of 1, 0.8413। और दूसरा आपको लेना था, पहले 1 माइनस फाई ऑफ 1.4 नहीं सॉल्व होंगे?
कौन से? आप इसको किस आप जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप पहले 1 माइनस 1.4 पहले आप उस तरह सॉल्व कर लें। मैंने वैसे माइनस साइन के साथ ना पूरा एक ही लाइन में सारा कुछ लिख दिया था, तो वो आपको इस तरह से भी आंसर मिल जाएगा। तो ये 1 के अगेंस्ट मिला और 1.4 मुझे चाहिए, तो 1.4 इज रिटन हियर। ये मुझे आंसर 1.4 के लिए मिल जाएगा। सो 0.9192 है और 0.8413। इन दोनों के लिए आपने ऐड करके माइनस उसमें से 1 कर देना। ये दो वैल्यूज आप ऐड करेंगे और फिर उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। सो एक्चुअली यही हमारे आंसर्स में आया है। हमें 84.8413 हमें भी मिला था, 0.9192। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट योर रिक्वायर्ड आंसर। ये बहुत ही मजे के क्वेश्चंस हैं और आपको कुछ भी नहीं करना। आप देख रहे हैं कि आपको जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, बट इफ यू आर हैविंग योर कॉन्सेप्ट्स वेरी राइट, तो फिर तो आपका आंसर कभी गलत ही नहीं होगा। थोड़ा सा भी अगर कॉन्सेप्ट गलत हो जाए ना, तो फिर आपको ये आंसर बहुत ही आसानी से भी गलत मिल जाता है। सो एक तो आपने ये क्वेश्चंस करने हैं और दूसरा आपसे ना अब 9A एक्सरसाइज का ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो जाएगा आराम से, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। बल्कि अगर आप देखें तो मे भी अगर आपको मॉड का उस तरह से नहीं आइडिया इतना डिटेल में, तो ये दो बेशक आप रहने दें। इनको मैं आपको वेरी फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट, तो मैं इनको नहीं छेड़ती हूँ। आप यहाँ तक जो है ना वो थर्ड क्वेश्चन का जी, ये बिल्कुल एक एक मिनट में आपसे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। बिल्कुल मेरी तरह आप यूं कर लें कि इस टेबल का ना एक प्रिंट स्क्रीन अपने पास अलग रख लें, क्योंकि फिर बुक में मूव करना बार बार वो बहुत मुश्किल लगता है। बल्कि मैं तो इस तरह से भी करती हूँ कि अगर इतना क्विकली मुझे आंसर्स भी साथ में कंफर्म करना है ना, तो एक आप इस तरह करें कि एक टेबल का प्रिंट स्क्रीन अलग से रख लें और एक ये जो आंसर्स होंगे ना 9th चैप्टर के, इनका प्रिंट स्क्रीन आप अलग से रख लें। मैम ये टेबल कौन से पेज नंबर पे है? पेज नंबर 172। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं आपको ये टेबल का प्रिंट स्क्रीन, आंसर्स का प्रिंट स्क्रीन और एक्सरसाइज वाला पेज, ये मैं आपको पीडीएफ बनाकर ना फाइल तो मैं अपलोड कर देती हूँ। आप लोग बस सॉल्व जरूर कर लीजिएगा फिर। और लेट मी सबमिट इट फर्स्ट, फिर मैं इसमें से एब्सेंट्स देखती हूँ। लाइबा, आपकी क्लास में इतने सारे लोग क्यों एब्सेंट होते हैं? Do they rely on just the saved recordings? नहीं मैम, होते हैं। वही तो मैं हैरान हो रही हूँ कि क्यों होते हैं ये। मतलब आपके माइंड में क्या होता है कि क्या चीज आपके लिए सेव है तो चलो क्लास छोड़ दें तो खैर है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग्स जो होती हैं लेसन्स की, मैंने सुनती रिकॉर्डिंग्स, बस लेक्चर ही लेती। लेकिन ये चीज ना मुझे परेशान करती है। सिर्फ इसलिए परेशान करती है मुझे क्योंकि आपके एग्जाम जो है ना वो कैंपस में होना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि माइट बी ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग्स बहुत सारे पॉइंट्स आप पूछना चाह रहे हो जो आप नहीं भी पूछते, क्योंकि मैसेजेस उतनी फ्रीक्वेंसी से मेरे पास तो नहीं आ रहे होते जितनी ज्यादा लोगों ने क्लास स्किप की हुई होती है। Maybe more than 12, 13, 14 have declined the call. चले एनीवेज आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा।